छात्रों को शुभोदय। आज हम एक कविता पाठ की जानकारी करेंगे। पहले आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए। पाठ्य पुस्तक में 18वां पन्ना देखिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या करना है आपको? चित्र को ध्यान से देखना और उसके बाद दिए गए प्रश्न के उत्तर सोचकर देना है। बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया गया है। देखिए, यहाँ एक चित्र है। आपको क्या करना है? इस चित्र को ध्यान से देखना और उसके बाद क्या करना? नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है। ठीक है? इस चित्र को ध्यान से देखिए एक बार और उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ इस चित्र में क्या क्या है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, देखिए एक बार। यहाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक बार देखिए, यहाँ एक सागर है, यानी समुद्र है। समुद्र में कौन है? कौन है? कुछ लोग नाव पर जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, है नहीं? वे क्या कर रहे हैं? लहरें आ रहे हैं। नाविक जो है सही मार्ग में चलाने के लिए, नाव को चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्या? सागर है और एक नाव है और इसमें कुछ आदमी है, मछली पकड़ने वाले हैं, है नहीं? और वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? नाव को सही मार्ग में क्या क्या कर रहे हैं? नाव को सही मार्ग में जाने के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ देखिए लहरें आ रहे हैं और लहरों से बचाने के लिए, सही मार्ग में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मुसीबतों के समय में हम कैसे रहना है? धैर्य से रहना है। धैर्य से रहना है। अगर हमें कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, तो धैर्य से उस तकलीफ को, उस समस्या को सामना करना सीखना है, नहीं? सोचकर उस समस्या से बचाना है। तो इस तरह की प्रेरणा देती है इस चित्र से। हमें इस तरह की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, नहीं? हमें जब मुश्किल है उस समय उस मुश्किल से कैसे बाहर आना, इसका अर्थ जो है इस समस्या को कैसे हल करना, हम सीख सकते हैं अपने अनुभवों के द्वारा, है नहीं? यहाँ पे प्रकृति में जो चीज़ें है उनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। समझ में आ रहे? प्रकृति के सभी तत्वों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है और हमारा पाठ का नाम भी वो ये है, प्रकृति के सीख। क्या नाम है पाठ का? प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख। पाठ का नाम जो है प्रकृति की सीख। यहाँ सीखना बोले तो टू लर्न, सीखना बोले तो टू लर्न, और प्रकृति बोले तो नेचर। प्रकृति से, प्रकृति में जो तत्व है उनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। समझ में आ रहे? तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और पाठ में जाने से पहले इसका उद्देश्य क्या है, क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। हम जो काम करते हैं, हर काम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर रहता है नहीं? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आगे चलकर अच्छे स्थान पाने के लिए, है नहीं? पढ़ाई से अच्छी तरह पढ़कर कैसे डॉक्टर बनना हो, टीचर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, है नहीं? भविष्य में तो अपने भविष्य की क्या कर रहे हैं?
भविष्य के निर्माण के लिए अब आप लोग अच्छी तरह पढ़ रहे, मेहनत करके पढ़ रहे। सो इसका उद्देश्य है, पढ़ने का उद्देश्य जो है अच्छे स्थान पाने के लिए भविष्य में। तो इस तरह हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर रहता है। तो उसी तरह यहाँ इस पाठ 9वीं कक्षा में क्यों दिया गया है, इसका उद्देश्य देखिए। प्रेरणा पद कविताओं का संकलन कर उनका पठन करना, भाव समझना। प्रकृति के कण कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। इनके संदेशों से हम जीवन को सफल बना सकते हैं, हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं नहीं। यह कविता क्यों दिया गया बोले तो प्रेरणा पद कविताओं का संकलन कर। प्रेरणा इसका अर्थ है मोटिवेशन, प्रेरणा बोले तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। प्रेरणा पर कविताओं का संकलन कर, प्रेरणा पर कविताओं का संकलन करना। इंस्पिरेशनल पोएम्स, इंस्पिरेशनल पोएम्स, यू हैव टू कलेक्ट इंस्पिरेशनल पोएम्स। संकलन करना बोले तो कलेक्टिंग, और उनका पठन करना, रीडिंग द पोएम्स। ओके, बाय रीडिंग इंस्पिरेशनल पोएम्स, भाव समझना, भाव समझना, उसका अर्थ समझना, कविता के समरी क्या है उसको समझना है। तो ये जो है उद्देश्य है। और उसके बाद देखिए, प्रकृति के कण कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है। प्रकृति के हर कण में, कण कण बोले तो हर कण, एवरी पार्ट, हर भाग में कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है। कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ संदेश मीन्स समथिंग, मैसेज। संदेश बोले तो मैसेज। कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है प्रकृति के हर कण में, हर कण में कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है। छिपना मीन्स हिडन। ओके, समथिंग मैसेज इज हिडन एवरी पार्ट ऑफ द नेचर। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ आदि हमसे कुछ कहते हैं। ये क्या है? पर्वत है, पर्वत बोले तो माउंटेन, पहाड़। और नदियाँ, रिवर्स, नदी बोले तो रिवर, नदियाँ बोले तो रिवर्स। झरने, वाटरफॉल्स, झरने, वाटरफॉल्स। पेड़, ट्री आदि हमसे कुछ कहते हैं। दिस ऑल आर टेलिंग समथिंग टू अस। ओके, ट्रीज और रिवर्स, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, दिस ऑल आर टेलिंग something to us. These all are giving something message to us. So ये सभी तत्वों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इनके संदेशों से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इनके संदेशों से, इनके संदेशों का पालन करने से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। By following these messages which are giving us, so we can make our life सफल, successful. Okay, we can spend our life successful. Okay, so इनका संदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। समझ में आ रहे? अब देखिए, प्रकृति से एक कविता है। इसका कवि जो है, कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी है। कवि सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। हम इनके बारे में जानकारी करेंगे, कवि परिचय के बारे में देखेंगे। प्रकृति की सीख एक कविता पाठ है, और कविता लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। कवि यानी कवयित्री, पुरुष को कवि कहते हैं, स्त्री को कवयित्री कहते हैं। ये सोहनलाल द्विवेदी प्रकृति की सीख कविता के कवि है। ओके, अब हम कवि परिचय देखेंगे, क्योंकि कवि के बारे में आपको प्रश्न दिया जाता है 4 अंक के लिए। 4 अंक के लिए कवि के बारे में पूछा जाता है, कवि के बारे में तुम क्या जानते हो, नहीं तो सोहनलाल द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इस तरह पूछा जाता है 4 अंक के लिए, है नहीं? तो ज़रूर आपको कवि परिचय याद रखना है, कवि के बारे में याद रखना है। आप देखिए, गांधीवादी रचनाओं के कवि
माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं है भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभात, युगाधर, कुणाल, चेतना, बांसुरी तथा बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता और मानवता का परिचायक है। भारत सरकार ने सन 1969 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। इनका निधन सन 1988 में हुआ। यहाँ देखिए बच्चों, कवि के बारे में इतना लिखे तो आपको 4 अंक मिलेगा, अगर कोई त्रुटियां नहीं है तो। यहाँ देखिए कवि के बारे में, ये कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी जो है गांधीवादी रचनाओं के, गांधीवादी, हम किसको गांधीवादी कहते हैं? किसको गांधीवादी कहते हैं? क्योंकि गांधी किसको कहते हैं? गांधी के अनुयायियों को गांधीवादी कहते हैं, फॉलोअर्स। गांधी के जो सिद्धांत है अहिंसा, ओके, दूसरों की सहायता करना, नहीं, हमेशा सच ही बोलना, नहीं, इस तरह महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है, ओके, जो सूत्र है, उनको पालन करने वाले लोगों को गांधीवादी कहते हैं। सोहनलाल द्विवेदी भी गांधीवादी है। गांधीवादी रचनाओं के कवि माने जाने वाले, गांधीवादी रचनाओं के कवि माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? सन 1906 में, 1906 में हुआ, 1906 में हुआ। इनके प्रमुख रचनाएं है। अब रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं जो है भैरवी, क्या है? भैरवी। Many are there, few are given. भैरवी और पूजा गीत, पूजा गीत और पूजा गीत, सेवाग्राम, सेवाग्राम और सेवाग्राम है प्रभाती, प्रभाती और उसके बाद युगाधर, युगाधर और कुणाल, कुणाल और उसके बाद चेतना और उसके बाद बांसुरी, बांसुरी और उसके बाद बांसुरी और बच्चों के लिए दूध बतासा, बच्चों के लिए दूध बतासा, दूध बतासा। ये जो है सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं है। देखिए रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधर, कुणाल, चेतना, बांसुरी, बच्चों के लिए दूध बतासा। ये जो है सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं है, इनको आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए, और इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता और मानवता का परिचायक है। इनकी रचनाओं में हमें क्या दिखाई देता है? इनकी रचनाएं पढ़ने से हमें कौन सा संदेश मिलता है बोले तो, इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता है। राष्ट्र बोले तो नेशन और कंट्री, राष्ट्रीयता बोले तो, राष्ट्रीयता का अर्थ है नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म और मानवता, ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी, मानवता बोले तो ह्यूमैनिटी। इनके रचनाओं में हमें नेशनलिज्म हमें और ह्यूमैनिटी दिखाई देता है, राष्ट्रीयता और मानवता दिखाई देता है इनके रचनाओं में। और भारत सरकार ने इन्हें 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार जो है, पुरस्कार पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? 1969 में,
1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका निधन, निधन बोले तो मृत्यु, मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? 1988 में, 1988 में मृत्यु हुई। 1988 में मर गए थे सोहनलाल द्विवेदी जी ने। समझ में आ रहे बच्चों? यह सोहनलाल द्विवेदी का करुपरिचय है। जन्म जो है 1906 में हुआ और रचना है भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधर, कुणाल, चेतना, बांसुरी, बच्चों के लिए दूध बतासा, पद्मश्री, सॉरी बच्चों के लिए दूध बतासा। और पुरस्कार जो है पद्मश्री पुरस्कार मिले, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उनका निधन जो है, निधन बोले तो मृत्यु, कब हुई निधन? कब हुई? 1968 में उनका निधन होगा, नहीं तो मृत्यु हुई। ये जो है सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में। और यहाँ पाठ देखिए, उसके पहले यहाँ कुछ चित्र भी है। देखिए पर्वत है यहाँ पे और बादल भी है नहीं? पर्वत का चित्र है और एक लड़का सोच रहा है देखकर, पर्वतों को देखकर सोच रहा है? अब इस कविता को गा सकते हैं। गाते हुए पढ़े तो आसानी से कविता का सारांश को अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। एक बार देखिए, सुनिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। तो इस तरह कविताओं को गा सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है बोले तो पर्वत कहता है। पर्वत बोले तो क्या है? देखिए बच्चों, शब्दार्थ भी लिख लीजिए। पर्वत, पर्वत का अर्थ जो है, पर्वत, यहां शब्दार्थ लिख लीजिए, शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ। देखिए पर्वत दिया गया है, पर्वत बोले तो पहाड़, इसका अर्थ जो है माउंटेन, माउंटेन। पर्वत कहता है, माउंटेन सेज दैट, पर्वत कहता है शीश उठाकर, शीश बोले तो सिर, शीश का अर्थ जो है सिर, हेड, सिर, हेड। ये पर्वत जो है हमें शीश उठाने को कहता है। पर्वत जो है ऊंचे रहता है, ऊंचे रहता है नहीं? सो उसी तरह पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ। इसका अर्थ जो है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे स्थान पाओ। कब हम शीश उठाते हैं? हम कोई भी गलत काम नहीं करने पर शीश उठाकर रह सकते हैं। अगर लोग कुछ गलत काम करने से अपना शीश झुकाते हैं, शीश झुका रहे बोले तो गलती किया है।
अगर शीश नहीं झुकाते बोले तो गलती नहीं किया है। तो इस तरह हम कोई भी गलत काम नहीं करते हुए शीश उठाकर जीने से ऊंचे स्थान पा सकते हैं। ये हमें किसके द्वारा मालूम होता है? पर्वतों को देखने से। नहीं, पर्वत हमसे कहते हैं कि शीश उठाकर ऊंचे बन जाओ। इसका अर्थ जो है शीश उठाकर अपना जीवन यापन करो, इससे तुम ऊंचे स्थान पा सकते हो। समझ में आ रहे? तो इस तरह पर्वत कहता है। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लावो। सागर, सागर का अर्थ जो है समुद्र। सागर समुद्र, इसका अर्थ जो है ओशन। ओशन, ओशन हमसे कहते हैं सागर। सागर कहता है लहरा कर, लहराना। हम समुद्र में देख सकते हैं लहरें आते हैं। लहरें बोले तो तरंग, लहर, लहर बोले तो तरंग, यानी लहरें, तरंग, वेव्स। वेव्स तेलुगु में क्या बोलते? अललो बोलते हैं, तरंग। सागर में क्या आते हैं? वेव्स आते हैं, है नहीं? तो इस तरह तरंग आते हैं, है नहीं? ये तरंग जिस तरह फैलते हैं, है नहीं, जिस तरह रहते हैं, सागर कहता है लहरा कर, लहरा कर, लहरा कर मन में गहराई लावो। मन में, मन बोले तो हृदय। मन का अर्थ जो है हृदय, इसका अर्थ हार्ट, हार्ट। ओके, मन में गहराई, गहरा बोले तो डीप, गहराई बोले तो डेप्थ। ओके, मन में गहराई लावो। ओके, इसका अर्थ जो है सोचना, सोचना, नहीं, हमें जो काम करते हैं सोचकर काम करना है। सो ब्रॉड माइंडेड, गहराई बोले तो वी शुड हैव ब्रॉड माइंड, नॉट नैरो माइंड, नहीं, संकुचित मन नहीं रहना चाहिए। ओके, व्यापक रूप से मन रहना चाहिए, हमारा मन व्यापक रूप में रहना चाहिए। कुछ लोगों को संकुचित मन रहते हैं, संकुचित मन रहने वाले हैं, नहीं, किसी चीज़ के लिए भी कोई भी अगर कोई भी है तो भी संकुचित मन से सोचते हैं। तो इस तरह नहीं सोचना है, व्यापक रूप से सोचना है, व्यापक मन रहना चाहिए। किससे देखना है? समुद्र से। समुद्र जो है, समुद्र का विशाल पार्ट, विशाल रहता है, सागर, नहीं, बहुत बड़ा रहता है। तो उसी तरह हमें भी कैसे रहना है? व्यापक मन से रहना चाहिए, संकुचित मन से नहीं रहना चाहिए। ओके, ये किससे सीखना है? समुद्र से, नहीं तो सागर से सीखना है। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लावो। ओके, व्यापक रूप से सोचना है। इसका अर्थ जो है थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। समझ में आ रहे? तो इस तरह व्यापक रूप में सोचना चाहिए। और उसके बाद देखिए, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरलु तरंग। समझना, टू अंडरस्टैंड। समझना बोले तो समझना, टू अंडरस्टैंड। ओके, समझना बोले तो टू अंडरस्टैंड। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको समझ में आ रहे? समझ रहे हो क्या कहती है? व्हाट इट इज सेइंग। ओके, क्या कहते हैं? वुट वुट गिर कर तरलु तरंग। उठना, रेज, अप। ओके, गिरना, फॉलिंग डाउन। यस, गिरना, उठना। तरंग जो है एक बार ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है, नहीं, वुट वुट गिर कर तरलु तरंग। तरंग बोले तो लहरें, वेव्स, यहाँ पे दिया गया है लहरें यानी तरंग, वेव्स। जो लहरें जो है एक बार ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। तो ये क्या कहते हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? इनसे हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में भी उसी तरह के उतार चढ़ाव भी है, उतार चढ़ाव भी है, नहीं, एक बार ऊपर उठता है, उतरता है और फिर नीचे
आता है, चढ़ जाता है, सॉरी नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। एक बार ऊपर जाता है तरंग, यानी लहरें ऊपर जाते हैं और फिर नीचे गिरता है। तो इसी तरह हमारे जीवन भी सुख दुखों का संगम है, यानी हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव है। हमारे जीवन में भी कुछ समय जो है हमें खुशी मिलता है और कुछ समय हमें दुख भी मिलता है। तो इन्हें हम किससे सीखना है? किससे सीखना है? तरंगों से सीखना है हमें, समझ में आ रहे? तो इस तरह समुद्र कहते हैं। और इसके बाद देखिए, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। और उसके बाद देखिए, भर लो अपने मन में। भरना टू फिल, भरना इसका अर्थ जो है टू फिल, टू फिल अपने मन में, इन योर हार्ट। मीठे स्वीट, मीठे बोले तो स्वीट, मृदुल सॉफ्ट, मृदुल इसका अर्थ जो है कोमल यानी सॉफ्ट। और उमंग, उमंग जो है एक्साइटमेंट, उमंग एक्साइटमेंट। हमें क्या करना चाहिए? अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग भरना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। ओके, उमंग बोले तो उत्साह, उमंग इसका जो है अर्थ जो है उत्साह, उत्साह बढ़ना चाहिए। किसको देखकर? किसको देखकर? लहरें, तरंगों से, समझ में आ रहे? एक बार ऊपर उड़ता है फिर नीचे गिरता है नहीं? तो उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख दुख का है। सो हमें क्या करना है? दुखों को सामना करते हुए सुख को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग, मीठे उत्साह, इसका अर्थ जो है उत्साह भरने के लिए कोशिश करना चाहिए हमें भी अपने मन में। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? मृदुल उमंग से भरने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह कवि ने इस कविता में बताया है। और आगे की कविता को अगले कक्षा में जानकारी करेंगे। आपको क्या करना है? इस कविता को और कवि परिचय को फिर एक बार पढ़ना है और समझ में आने के लिए कोशिश करना है। ठीक है बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।